हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 9 सितंबर 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मोटिवेशनल लाइन देख लेते हैं। जब जीवन में इतनी अपने जीवन में इतनी बिजी रहिए कि पछतावा, दुख, डर और नफरत के लिए समय ही ना बचे। याद रखें, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे अधिक दुखी रहता है। आप ये सच है कि जितना आप खाली रहेंगे उतना आप दूसरों के बारे में आलोचनाएं करेंगे, गलत सोचेंगे। और अगर आप जितना व्यस्त रहेंगे, एक स्टूडेंट के तौर पर देखा जाए तो आप जितना व्यस्त रहेंगे उतना ही आपका जीवन सरल और सुलभ होता जाएगा। अब या तो आप पढ़ाई करिए या फिर अपने दोस्ती यारी में पढ़िए। आप जितना ज़्यादा समय अपनी पढ़ाई को देंगे, जितना ज़्यादा आप व्यस्त रहेंगे, देखिए जो विद्यार्थी होता है पढ़ता है, उसके बाद उसके पास ज़्यादा समय नहीं होता है, क्योंकि वो जो पढ़ता है उसका रिवीजन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए अपने आप को पढ़ाई में व्यस्त रखिए और एक दिन ऐसा आएगा जब आप सफल हो जाएंगे। चलिए अब न्यूज़पेपर को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़। 3 नेशनल न्यूज़ है हमारे लिए, सॉरी 2 नेशनल न्यूज़ है। पहला है उकसाने भड़काने पर आमादा चीन, भारत ने दिया जवाब, हमारे जवानों ने नहीं चीनी सैनिकों ने की हवाई फायरिंग। कल के न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कि चीन की तरफ से और भारत की तरफ से फायरिंग की बात आ रही थी। दूसरी न्यूज़ है कि नई शिक्षा नीति पर राज्यों की आशंकाओं को दूर करेगा केंद्र। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। भारत ने पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील के दक्षिणी इलाके में वास्तविक नियंत्रण रेखा का अतिक्रमण कर हवाई फायरिंग करने के चीन के दावों को झूठा करार दिया है। भारतीय सेना ने साफ कहा है कि सोमवार की शाम चीनी सैनिकों ने एलएसी पर हवाई फायरिंग की है। चीन की इन हरकतों को एलएसी पर तनाव बढ़ाने और भड़काने वाली कार्रवाई बताते हुए भारत ने साफ कहा है कि चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों को उनकी पोजीशन चौकी से हटाने की नीयत से यह हरकत की है। भारतीय सैनिकों की ओर से कोई फायरिंग नहीं की गई है। चीन के झूठे दावों को खारिज करते हुए भारत ने साफ कहा है कि चीनी सेनाएं पीएलए यानी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की भड़काने वाली हरकतों के बावजूद भारतीय सेना ने बेहद संयम और दृढ़ता दिखाई। भारतीय सैनिकों के फायरिंग करने के चीन के आरोपों पर सेना ने मंगलवार को बयान जारी कर उसके दावों को झूठा करार दिया है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि नई शिक्षा नीति पर राज्यों की आशंकाओं को दूर करेगा केंद्र। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में ज़्यादा लचीला रुख अपनाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आश्वासन के बाद शिक्षा मंत्रालय अब इस पर सवाल उठा रहे हैं कि राज्यों के साथ अलग से चर्चा की तैयारी में जुट गया है। मंत्रालय का मानना है कि नीति का अमल तभी तेजी से हो पाएगा जब इससे जुड़े सभी विषयों को लेकर आपसी समझ बढ़ेगी। अब तक जिन राज्यों से सहमति या आशंकाएं सामने आई हैं उसमें बंगाल, तमिलनाडु और दिल्ली शामिल है। मंत्रालय से जुड़े सूत्रों की माने तो इन राज्यों के साथ ही जल्द ही अलग अलग चर्चाएं की जाएंगी। मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक शिक्षा नीति के अमल को लेकर सभी साझेदारों के साथ चर्चा की जो मुहिम शुरू की गई है, इससे पीछे भी यह उद्देश्य है कि इसको लेकर किसी तरह का कोई भ्रम ना रहे। यह चर्चा पूरे सितंबर होगी। इसके तहत राज्यपालों और राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के बाद अब सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों के निदेशकों के साथ बैठक होगी। तो ये नेशनल पेज की 2 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में एक न्यूज़ है हमारे लिए और वो न्यूज़ है जो भारत के विदेश मंत्री हैं जयशंकर और वांग यी की मुलाकात पर नज़र होगी। पेंगोंग झील के दक्षिण हिस्से में चीनी सैनिकों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करने के बाद एलएसी पर माहौल और गर्म हो गया है। ऐसे में सभी की नज़र मॉस्को की तरफ है, जहां भारत और चीन के विदेश मंत्री शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच होने वाली मुलाकात से तय होगा कि पूर्वी लद्दाख में तैनात दोनों देशों की सेनाओं के बीच जारी तनाव और बढ़ता है या नहीं। वैसे मॉस्को में ही 4 दिन पहले दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच द्विपक्षीय मुलाकात हुई थी, लेकिन इसका कोई खास नतीजा नहीं निकला। भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच मुलाकात को लेकर आधिकारिक तौर पर अभी दोनों पक्षों की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया है। जयशंकर ने मॉस्को रवाना होने से पहले कहा था कि एलएसी पर स्थिति बहुत गंभीर है और राजनीतिक स्तर पर गहरी बातचीत की जरूरत है।
और 4 सितंबर को राजनाथ सिंह के चीन के रक्षा मंत्री से मुलाकात से कुछ घंटे पहले तक आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया था। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में हमारे लिए 3 न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है जीएसटी रिफंड में हजारों करोड़ का घपला, फर्जी तरीके से लिए जा रहे 25,000 करोड़ तक के जीएसटी रिफंड और कई निर्यातक निशाने पर हैं। दूसरा है कि फिच और इंडिया रेटिंग्स ने घटाया विकास दर अनुमान। और तीसरी न्यूज़ है दुनिया का सोलर बैंक बन रहा भारत। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। जीएसटी रिफंड में हजारों करोड़ का घपला। जीएसटी रिफंड के नाम पर देश में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। कई कारोबारी फर्जी कंपनियों के नाम पर हजारों करोड़ का जीएसटी रिफंड ले रहे हैं। इन मामलों को देखते हुए अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क विभाग यानी सीबीआईसी निर्यातकों से लेकर घरेलू स्तर के कारोबारियों को नोटिस भेजकर सवाल जवाब कर रहा है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक जीएसटी के मामले में देश भर में कम से कम 24 से 25 हजार करोड़ रुपए के घोटाले की जांच की जा रही है। कई मामलों में जांच प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन कोरोना के चलते कार्रवाई को टाल दिया गया है। कोरोना काल में जीएसटी कलेक्शन में पहले से ही गिरावट चल रही है। ऐसे में कार्रवाई शुरू होने पर कारोबारियों के बीच विपरीत संदेश जाएगा, जिससे इससे कलेक्शन भी प्रभावित हो सकता है। हालांकि जीएसटी के नाम पर होने वाले घपले को रोकने के लिए सीबीआईसी ने अगस्त में जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आधार अनिवार्य कर दिया है। आधार वेरिफिकेशन नहीं कराने वाले कारोबारियों के पते का सीबीआईसी अधिकारियों द्वारा सत्यापन के बाद ही रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। दूसरी न्यूज़ है कि फिच और इंडिया रेटिंग्स ने घटाया विकास दर अनुमान। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मौजूदा माहौल में अर्थव्यवस्था में तत्काल बहुत सुधार की गुंजाइश नहीं दिख रही है। रेटिंग एजेंसी फिच और इंडिया रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था में गिरावट का अनुमान बढ़ा दिया है। फिच रेटिंग्स का कहना है कि इस साल अर्थव्यवस्था में 10.5% की गिरावट आ सकती है। वहीं फिच की भारतीय इकाई इंडिया रेटिंग्स ने 11.8% की गिरावट का अनुमान दिया है। फिच का पिछला अनुमान 5.5% और इंडिया रेटिंग्स का पिछला अनुमान 5.3% की गिरावट का था। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद में 23.9% की गिरावट दर्ज की गई। फिच का कहना है कि अक्टूबर दिसंबर तिमाही में अर्थव्यवस्था में सुधार की उम्मीद है। अगले वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था में 11% की दर से वृद्धि का अनुमान बताया जा रहा है। तीसरी न्यूज़ है कि दुनिया का सोलर बैंक बन रहा है भारत। भारत तेजी से दुनिया का सोलर बैंक बनता नजर आ रहा है। इस क्षेत्र में अपनी बढ़ती क्षमता के दम पर भारत 47 देशों में सौर परियोजनाएं विकसित करने में मदद करेगा। इसमें विकसित एवं पिछड़े देश शामिल हैं। ये सभी देश इंटरनेशनल सोलर अप्लायंस के सदस्य हैं। मंगलवार को आईएसए द्वारा वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट में आईएस एवं भारत के नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से इस संबंध में समझौते किए गए। इसके तहत पिछले देशों में सौर परियोजना के विकास में भारत मदद करेगा। विभिन्न देशों में सौर परियोजनाएं विकसित करने में बिजली उत्पादन क्षेत्र की अग्रणी कंपनी एनटीपीसी मुख्य भूमिका निभाएगी। भारत पिछले 2 साल में 15 देशों में 27 सौर परियोजनाओं के विकास में पहले से ही मदद कर रहा है। भारत का एग्जिम बैंक के माध्यम से इन देशों को 1.4 अरब डॉलर की सहायता भी दे रहा है। भारत तेजी से सौर उपकरणों का मैन्युफैक्चरिंग हब भी बना रहा है। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि भारत के समक्ष 10,000 मेगावाट क्षमता के सौर उपकरण निर्माण का प्रस्ताव आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब सौर परियोजनाओं की लागत को कम करने और इससे जुड़ी आधुनिक तकनीक को विकसित करने का काम किया जा रहा है। तो ये बिजनेस पेज की 3 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है कि चीन की सनक का इलाज। भारत को अड़ियल चीन और उसकी आक्रामक सेनाओं को यही संकेत देने होंगे कि सीमा पर तनाव बढ़ाने से उसे फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल। ये आर्टिकल लिखा है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में रणनीतिक अध्ययन कार्यक्रम के निदेशक हर्षवी पंत द्वारा। दूसरा आर्टिकल है हमारा कमजोर बुनियाद वाला मूल ढांचा। यदि संविधान के मूल ढांचे वाला फैसला ऐतिहासिक था तो फिर आपातकाल में संविधान में मनमाने बदलाव कैसे हो गए। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल और यह आर्टिकल लिखा है दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर राजीव सचान द्वारा। तीसरा है हालात बिगाड़ते चीन। जिस तरीके से
जो स्थिति है LAC पर, उसमें चीन निश्चित तौर पर हालात बिगाड़ रहा है। इसी पर लिखा गया है तीसरा आर्टिकल। अब पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। बीती 29 और 30 अगस्त की रात को भारतीय और चीनी सेना यानी PLA में एक बार फिर मुठभेड़ हुई। इस बार जंग का अखाड़ा बना पैंगोंग झील का दक्षिण किनारा। यह वह इलाका है जो अभी तक मौजूदा टकराव से अछूता रहा है। इससे पता चलता है कि आखिर वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के हालात कितने तल्ख हो गए हैं। भारतीय सेना PLA के मंसूबों को ध्वस्त करते हुए उन चोटियों पर काबिज हो गई है जहां से उसे बढ़त मिल सके। नई दिल्ली ने बीजिंग के समक्ष स्पष्ट कर दिया है कि LAC पर चीन द्वारा भारी संख्या में सैन्य अमला जुटाने के बावजूद भारत अपने रणनीतिक लाभ की स्थिति को नहीं छोड़ने वाला। वहीं मास्को में चीनी रक्षा मंत्री की मनुहार के बाद उनसे मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अपने चीनी समकक्ष को दो टूक लहजे में कह दिया कि भले ही भारत की प्राथमिकता वार्ता के जरिए मामलों को सुलझाने की हो, लेकिन नई दिल्ली राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता को अक्षुण्ण कर रखने के लिए भी पूरी तरह प्रतिबद्ध है। चीन ने इस साल मई में ही लद्दाख चीन सीमा पर सैन्य जमावड़ा बढ़ाकर अपनी स्थिति को मजबूत किया है। इसी कड़ी में चीन ने तिब्बत स्वायत्ती क्षेत्र में भी जिन सैन्य साजो सामान की खेप बढ़ाई है उससे हैवी आर्टिलरी गन, हैवी मशीन गन और एयरक्राफ्ट आदि शामिल हैं। 29-30 अगस्त के टकराव के साथ ही चीन ने और धमकाने वाले अंदाज में कैलाश मानसरोवर क्षेत्र की जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल तैनात की है। इस मिसाइल बेस पर 2200 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली DF-21 बैलिस्टिक मिसाइल भी मौजूद है। यह ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु और करनाली जैसी उन नदियों के मुहाने पर है जो देश की सीमाओं से परे बहती हैं। इनमें से करनाली तो गंगा की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। यह निश्चित रूप से भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि DF-21 भारत के भीतर शहरों को भी निशाना बना सकती है। यह मिसाइल किसी भी पारंपरिक हमले की स्थिति में एक अहम कवच मुहैया करती है। ऐसे में भारत को जवाबी कार्रवाई के लिए प्रतिरोधक क्षमताओं के साथ सामरिक जमावड़ा बढ़ाना होगा। जब भारत LAC पर नए दस्तूर का सामना कर रहा है तो उस स्थिति में वह पुराने रणनीतिक ढांचे पर भरोसा नहीं कर सकता। यह अच्छा है कि भारतीय नीति निर्माताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि चीन अपनी आदत से बाज नहीं आता तो उसके पास सभी विकल्प खुले हुए हैं। उन्हें बीजिंग के समक्ष यह भी स्पष्ट करना होगा कि वे किसी भी विकल्प पर आगे बढ़ने को तैयार रहें। यह संतुलन साधने की नाजुक कवायद भले हो, लेकिन आवश्यक अवश्य है। खास तौर से भारत अगर उस बहस से बाहर निकलना चाहता है कि उसके पास चीन के खिलाफ कोई सैन्य विकल्प नहीं है अथवा विकल्पों की तो भरमार है, लेकिन उनमें किसी का रहस्य प्रकट नहीं किया है। दूसरा आर्टिकल है कमजोर बुनियादी वाला मूल ढांचा। हाल में केरल के संत केशवानंद भारती के निधन के बाद संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा एक बार फिर चर्चा में आ गई है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि संत केशवानंद भारती की याचिका पर ही सुप्रीम कोर्ट की 13 सदस्यीय पीठ ने 1973 में यह फैसला दिया था कि संविधान के मूल ढांचे में बदलाव नहीं किया जा सकता। चूंकि इसके पहले इतनी बड़ी पीठ नहीं बनी और न ही किसी अदालती फैसले में यह कहा गया कि संविधान के मूल ढांचे को बदलने की शक्ति संसद के पास नहीं है, इसलिए इस फैसले को ऐतिहासिक कहा गया। पहले भी इस फैसले की चर्चा समय समय पर होती रही है, लेकिन यह अभी भी सुस्पष्ट नहीं है कि आखिर यह मूल ढांचा है क्या। सुप्रीम कोर्ट ने 1973 के फैसले को भले ही ऐतिहासिक कहा गया हो, लेकिन यह सच है कि इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल लगाकर संविधान के मनमाने संशोधन कर डाले। उनकी सरकार ने संविधान की प्रस्तावना तक में परिवर्तन कर दिया। उससे समाजवाद और सेकुलरिज्म शब्द तभी जुड़े। क्या इन शब्दों को जोड़ने जाने से संविधान के मूल ढांचे में कोई फर्क नहीं पड़ा? इसका जवाब जो भी हो, यह स्पष्ट है कि 1973 का कथित ऐतिहासिक फैसला इंदिरा गांधी को संविधान से छेड़छाड़ करने से रोक नहीं सका। सुप्रीम कोर्ट ने जबलपुर हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर एक तरह से न केवल आपातकाल की परोक्ष समर्थन किया, बल्कि लोगों के जीवन और उनकी स्वतंत्रता को भी खतरे में डालने का काम किया है। ऐसा होने से उन मौलिक अधिकारों का हनन हुआ जिसमें संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा माना जाता है। क्या इसके बाद भी यह कहा जा सकता है कि 1973 का फैसला वास्तव में ऐतिहासिक है? इस प्रश्न पर बहस हो सकती है।
हाल के अयोध्या के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने उन कानून का भी जिक्र किया जो नरसिम्हा राव सरकार ने 1951 में बनाया था। उपासना स्थल अधिनियम नामक यह कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 को विभिन्न धार्मिक स्थल जिस रूप में थे उसमें किसी तरह के बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी। अयोध्या विवाद को इस कानून से बाहर रखा गया था। अयोध्या विवाद पर फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को सेकुलरिज्म की अवधारणा के अनुकूल बताया। इसके बाद से यह कहा जाने लगा कि इस कानून को भी संविधान के मूल ढांचे के हिस्से के रूप में देखा जाएगा। क्या 1991 में बना कोई साधारण कानून संविधान के ढांचे का हिस्सा बन सकता है? क्योंकि इस कानून का मकसद काशी और मथुरा जैसे विवादों को न उभरने देना था, इसलिए इस पर आश्चर्य नहीं था कि उसके खिलाफ याचिकाएं दाखिल होना शुरू हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट इन याचिकाओं का निस्तारण चाहे जैसे करे, लेकिन यह ठीक नहीं कि संविधान के मूल ढांचे को लेकर अस्पष्टता की स्थिति बनी रहे। इस मूल ढांचे को परिभाषित करना आवश्यक है। इसकी परिभाषा जो भी हो, संविधान के मूल ढांचे को पत्थर की लकीर पर देखना सही नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब होगा उसे उन धार्मिक ग्रंथों जैसा दर्जा दे देना जिनके बारे में यह कहा जाता है कि उनमें एक कामा या नुक्ता भी इधर से उधर नहीं हो सकता। चूंकि हमारा संविधान लचीला है, इसलिए उसका मूल ढांचा भी ऐसा होना चाहिए। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह परिभाषित होना चाहिए। तीसरा आर्टिकल है हालात बिगाड़ते चीन। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी सेना की आक्रामक हरकतें जिस तरह बढ़ती जा रही हैं, उससे यह स्पष्ट होता है कि चीन कपट के साथ उन्माद से भी ग्रस्त हो गया है। उसकी सेना सीमा पर यथास्थिति बदलने की कोशिश भी कर रही है और यह ढोंग भी कर रही है कि वह संयम का परिचय दे रही है। विगत दिवस उसकी सेना वास्तविक नियंत्रण रेखा पर न केवल हवाई फायरिंग करती दिखी, बल्कि लोहे की छड़ें लिए हुए भी नजर आई। वह इससे बौखलाई हुई है कि भारतीय सेना ने उसी की भाषा में जवाब दिया और कुछ उन चोटियों पर काबिज कर लिया जिन पर उसकी नज़र थी। चूंकि चीनी सेना की हरकतों से यह साफ है कि चीनी नेतृत्व उसे उकसा रहा है। इसलिए भारत को हर परिस्थिति का सामना करने के लिए न केवल तैयार रहना होगा, बल्कि यह भी प्रदर्शित करना होगा कि वह अपने कदम पीछे खींचने वाला नहीं है। इसके लिए उसने अपनी सैन्य तैयारियों में तेजी लाना जारी कर दिया है। यह तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि टकराव की स्थिति में चीन भारतीय सेना की मारक क्षमता का अनुमान भी न लगा सके। इसके साथ ही लद्दाख में चीन की आक्रामकता का जवाब अन्य मोर्चे पर देने के विकल्प भी खुले रखे जाने चाहिए। ये विकल्प हिंद महासागर में भी खुले रह जाने चाहिए, जहां से बड़ी संख्या में चीनी मालवाहक जहाज गुजरते हैं। तो ये 3 आर्टिकल थे आज के एडिटोरियल पेज के। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज़ है हमारे लिए, वो है पहली बार ग्रैंड स्लैम क्वार्टर फाइनल में 3 माहें पहुंची हैं। अमेरिकी दिग्गज सेरेना विलियम्स, विक्टोरिया अरांजेका और स्वेताना पिंकोरोवा 3 ऐसी मां हैं जिन्होंने सोमवार देर रात को ग्रैंड स्लैम में इतिहास रच दिया। ये तीनों मां के रूप में पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के क्वार्टर फाइनल में पहुंची हैं। तीनों खिलाड़ियों ने यूएस ओपन में महिला सिंगल्स के अंतिम 8 में जगह बनाई है। 31 अगस्त से शुरू हुए इस टूर्नामेंट में 11 माओं ने हिस्सा लिया था। ओपन एरा में केवल 3 मां ही ग्रैंड स्लैम खिताब जीत पाई हैं। किम क्लिस्टर्स, इवान गुंगलांग और मार्गरेट कोर्ट जीत चुकी हैं। 38 वर्षीय सेरेना की बेटी एलेक्सिस ओलंपिया हैं। वहीं अरांजेका के बेटे का नाम लियो, जबकि पिरोंकोवा का एक बेटा अलेक्जेंडर है। तो ये आज का यानी 9 सितंबर 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।